बिस्मिल्लाह। खबर है कि पाकिस्तान से सोना निकल आया, अटक के करीब ज़मीन सोना उगल रही है। क्या पाकिस्तान के हालात अब तब्दील हो जाएंगे? आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे, IPPs के मुस्तकबिल के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में चलते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी की उस टीम का जायज़ा लेते हैं डॉक्टर नुमान न्याज के साथ कि जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि शायद पहला राउंड भी क्रॉस ना कर पाए। क्यों कहा जा रहा है? फ़हीम अशरफ कहाँ से आए, खुशदिल शाह कहाँ से आए, और कहाँ से ऐसे खिलाड़ियों का नज़ुल हुआ कि जिनकी कारकर्दगी का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। डॉक्टर नुमान न्याज मेरे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे क्रिकेट की। डॉक्टर साहब, चैंपियंस ट्रॉफी की टीम का ऐलान हो गया है, आपके सामने ये तमाम। अचानक राना फ़हीम अशरफ साहब जो है वो किसी गुमशुदा इलाके से निकल कर आए हैं, लोग हैरान परेशान हैं। असद शफीक को, अब्दुल्ला शफीक को आपने ड्रॉप कर दिया है, तो क्या टीम कॉम्बिनेशन आपको समझ में आता है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी की फतह का सबब बन सके? ठीक हो गया सब कुछ? अच्छा जी, सबसे पहले तो थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। पाकिस्तान की जो टीम अनाउंस हुई है वो अगेन एज यूजुअल रिफ्लेक्ट करती है आपके सिस्टम पे, और ये सिस्टम अब तो प्यूट्रेड हो गया है, बिल्कुल ही तबाह बर्बाद हो चुका है। रिफ्लेक्ट करती है कि मेरिट का आप कैसे गला घोंटते हैं, रिफ्लेक्ट करती है कि आपने कैसे अनफॉर्चुनेटली और रिग्रेटेबली कि आप मॉडर्न क्रिकेट के टूल्स को इंटीग्रेट नहीं कर सके, अपने स्ट्रक्चर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है मॉडर्नाइज नहीं कर सके, और आपके पास स्टेट ऑफ द आर्ट प्लेयर्स नहीं है। टीम का कोई बैलेंस नजर नहीं आता। आपने इस टीम में एक ओपनर है जो स्पेशलिस्ट ओपनर है, और वो भी फखर जमान। यस, फखर जमान एक गेम चेंजर है, एक वाइट बॉल का बेहतरीन बैटर है और एक मैच विनर है, लेकिन उसको आपने अपनी ईगो की वजह से डिसिप्लिन करने के चक्कर में ना आप जिम्बाब्वे लेके गए, ना ऑस्ट्रेलिया, ना साउथ अफ्रीका, और अब आप उसको डायरेक्ट चैंपियंस ट्रॉफी में लेके आ रहे हैं, क्योंकि साइम अयूब जो आपका ऑब्वियसली एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक टैलेंट सामने आया, वो अनफिट हुआ। सो वो भी अभी इंटरनेशनल क्रिकेट रिसेंटली नहीं खेला हुआ फखर। बाबर आजम से आप ओपन कराना चाह रहे हैं, बाबर आजम से आप अगर ओपन करवाएंगे, बाबर आजम इज वन ऑफ द जनरेशनल टैलेंट्स, हम मानते हैं, लेकिन फॉर द लास्ट ईयर एंड हाफ उनको मसाइल का सामना है, और उनकी परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी रही नहीं है, क्योंकि उन्होंने 2-3 50 की है साउथ अफ्रीका में। अब अगर आप उनको उनकी पोजीशन ऑफ कंफर्ट से हटा के वनडे में 50 ओवर में अगर ओपन करवाएंगे, तो ये सुनने में ये आया कि आपने दूसरा ओपनर इसलिए नहीं रखा, चाहे इमाम था या चाहे जो है शान मसूद था, वो इसलिए कि आपने मिडिल ऑर्डर में किसी को फिक्स करना था। सो अब आपका मिडिल ऑर्डर फ्रेल होता है कि नंबर 3 पे कौन खेलेगा, नंबर 4 पे कौन खेलेगा, कमरान गुलाम होगा, साउथ शकील होगा, साउथ से ओपन करवाएंगे। सो ये अभी आपकी चैंपियंस ट्रॉफी पे रिफ्लेक्ट करता है कि ये आपकी तैयारी है। फिर उसके बाद इंडिया 4 स्पिनर्स लेके आ रहा है। नहीं, डॉक्टर साहब पहले जरा ओपनर से ऊपर हम आ जाएं। बाबर आजम स्ट्रगल कर रहे हैं सर, बाबर आजम मुस्तकिल स्ट्रगल कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका के 2-3 50 को क्या आप कहेंगे कि फॉर्म में आ चुके हैं, या ये उनकी फॉर्म है? बाबर आजम से आप नई गेंद जो है वो खिलवाएंगे तो मजीद बड़ा गर्क नहीं कर देंगे आप उनका? एब्सोल्युटली, वो तो बाबर को बल्कि इनकार कर देना चाहिए। और आपने शायद साउथ शकील को भी इसीलिए रखा, हालांकि साउथ को हमेशा वनडे टीम का हिस्सा होना चाहिए, नॉट द T20, वनडे टीम का, मिडिल ऑर्डर में स्ट्राइक रोटेशन और जो आपके 15 से 40 ओवर की बैटिंग है वो उसके लिए मास्टर है, बहुत बेहतरीन है। तो ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि साइकोलॉजिकली भी जो इम्पैक्ट है, इस वक्त कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है बाबर आजम का। अच्छा सर, फखर की भी बात सर, अभी फखर की भी बात है सर। फखर को आपने शायद नाराजगी आपकी हो गई थी, उन्होंने ट्वीट क्यों कर दिया बाबर आजम के हवाले से, वो स्टैंड क्यों ले गए? उस नाराजगी के चक्कर में आपने उनको खिलाया नहीं है, अचानक अब आप उनको डालेंगे, तो क्या फखर जमान को भी आप ठप करके बाहर निकालना चाहते हैं? क्योंकि वो तो ऐसा महसूस होता है कि अगर साइम अयूब जख्मी ना होते तो फखर जमान भी शायद हम ये कहते हैं कि हमें ज़रूरत ही नहीं है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। ये तो आप अपने मुसीबत में लेके आए हैं, अपनी जान बचाने के चक्कर में फखर को लेके आए हैं, वरना तो आपको पता है ना कि हमारी जो क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी है उसकी ईगोज आर मच बिगर देन द टीम इंटेग्रिटी और टीम्स कॉज। ठीक हो गया? अच्छा, अब आपने ये बात भी बड़ी क्लियर कर ली। नाउ कमिंग ऑन टू के 4 स्पिनर इंडिया लेके आ रहा है, न्यूजीलैंड के पास 4 स्पिनर्स की फैसिलिटी है, इवन ऑस्ट्रेलिया के पास है, साउथ अफ्रीका अपने 2 प्रीमियर स्पिनर्स के साथ आ रहा है, अफगानिस्तान लोडेड विद स्पिनर्स है, बांग्लादेश चले थोड़ी सी आउट रैंक टीम होगी यहाँ पे, लेकिन उनके पास भी स्पिनर्स हैं। तो हम एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ
अपनी होम कंडीशंस में और दुबई में हम चैंपियंस ट्रॉफी डिफेंड करने जा रहे हैं। और हमने दूसरा स्पिनर सफियान मुकीम, खबर ये है कि पहले सेलेक्टर्स ने एक टीम बनाई थी, बट ये जो सेलेक्टर्स हैं ये बेचारे बेबस हैं, और जब बाहर से प्रेशर आए, जो भी है पॉलिटिकल इंटरवेंशन या व्हाटएवर, तो उस्मान खान वापस उनको टीम में लिया गया। सर ये उस्मान खान क्या कैरेक्टर है सर, थोड़ा सा ये समझा दीजिएगा नुमान साहब। मुझे मैं उस्मान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मतलब क्या परफॉर्मेंस है उनकी, उनके आखिरी 15-20 मैचों में उन्होंने कितना स्कोर किया है, तो 250 बहुत मुश्किल किया है। तो कौन है उस्मान खान साहब, क्या उनके पास गिदर सिंह है? फहीम अशरफ पे भी सर जरा कमेंट कर दीजिएगा, वो करते क्या है? मैं बताता हूँ आपको। उस्मान एक पाकिस्तान क्लब का प्लेयर है, जो कि उमर एसोसिएट्स की जानिब से भी खेला, और वाइट बॉल का अच्छा क्रिकेटर है, बट लिस्ट ए खेला हुआ है, और PSL में इसने परफॉर्म कर दिया था, और उसके बाद इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था अपना UAE में, बिकॉज नाउ ही इज अ UAE नेशनल। वहाँ पे जब इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, वो आपने तोड़वा दिया जब ये पाकिस्तान के लिए सेलेक्ट हुआ। T20 क्रिकेट में आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में इनको देखा, कुछ लोग कहते थे कि शायद इनको इनकी पोजीशन नहीं दी गई, लेकिन ये ऊपर भी खेले, US में भी खेले, और ये सिंक नहीं करते। आई एम सॉरी टू से, वो बहुत पटाखा प्लेयर होंगे लोकल क्रिकेट के, डोमेस्टिक क्रिकेट के, इन पिचेस के, टेप बॉल के। आप आसानी कर लेना डॉक्टर साहब हमें समझाने के लिए। दुनिया शायद ना समझे इस लफ्ज को, लेकिन हम समझते हैं कि टेप बॉल के अच्छे प्लेयर होंगे। हाँ, और दूसरा मेरा नहीं ख्याल है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सिंक करते हैं एज ए बैट्समैन। अच्छा, अब क्योंकि रिजर्व विकेट कीपिंग हमने करवाई, हसीबुल्ला इंजर्ड हो गए, कुछ लड़कों के साथ हमारी, आपको पता है ना कि वो ग्रुपिंग होती है, तो हम उनको नहीं खिलाना चाहते, सो इनको आप एज रिजर्व विकेट कीपर की आड़ में लेके आ गए, मुल्तान सुल्तान से खेले हुए। मे बी अगर इनको जगह बनती है तो रन्स कर दें, बट ये आए वहीं से हैं जो आप समझ रहे हैं। सर ये खुशदिल शाह और फहीम अशरफ पे सर जरूर आप बात कीजिएगा। मैं वो मेरिट समझना चाह रहा हूँ कि जिसकी बुनियाद पर टीम में किसी की सिलेक्शन होती है, कहाँ पे उन्होंने परफॉर्म किया, क्या आलम अरवा के अंदर उन्होंने जाके परफॉर्म किया, कुछ ऐसे मैचेस में परफॉर्म किया कि जिसके बारे में किसी को नहीं पता और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता है। क्या वो क्राइटेरिया था कि जो उनकी सिलेक्शन का बाइस बना इतनी बड़ी ट्रॉफी के अंदर टूर्नामेंट में? आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा था मेरे भाई। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये आती है कि जो आपने पहले सेलेक्टर्स की टीम है ना, वो काफ़ी बैलेंस थी, उसमें सुफियान मुकीम भी थे सुने, लेकिन अब हुआ क्या कि बाहर से, जिसे आप कह रहे हैं भारी भरकम किस्म के, आपको पता ना हमारी घंटियां फ़ोन की भी बजती हैं, और पर्ची सफ़ेद किस्म की छोटी पर्चियाँ भी आती हैं। अब फहीम अशरफ और टाई पड़ रही थी आपकी आमिर जमाल। आमिर जमाल को आपने अपनी टीम के साथ रखा, उसकी जब से बैक इंजरी हुई है, वो बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे आपको नजर नहीं आ रहा था, बैटिंग बहुत अच्छी करता है। उसके बाद उसको साउथ अफ्रीका में जबरदस्ती टेस्ट मैच खिलाया, जहां पे आपका कप्तान एक्सपोज हो गया कि उन्होंने पहले टेस्ट में सिर्फ 8 ओवर किए थे। अच्छा, आमिर जमाल को अगर आपने टीम के साथ रखा था, तो फहीम अशरफ को जब निकाला गया था तो वो गलत निकाला गया था। अगर आपको याद हो, आपने इनको सैक्रिफिशियल एनिमल भी बनाया कि आपने इनको न्यूजीलैंड में टॉप ऑर्डर बैटिंग करवाई थी और इन्होंने बड़े रन्स किए थे। अच्छा, अब फहीम जब टीम से बाहर हो गए, वो आपके किसी पैरामीटर में नहीं थे, वो उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, और वो कहीं दूर दूर तक आपके प्लान्स में नहीं थे, और फिर वो पैरा ट्रूपर की तरह नाजिल हो गए टीम में एट द कॉस्ट ऑफ आमिर जमाल। अब उनकी पॉलिटिकल कनेक्शन और तस्वीर आपको पता ही है आजकल बड़ी नया हैं और फिर रही हैं। सो अगर मैं बहुत मुहतात अंदाज में भी कहूँ, तो फहीम अशरफ एक रैंक आउटसाइडर, कोई अपने पॉलिटिकल वेट पे, और जिसको आप कहते हैं ना कि पवा लगा के, तो वो टीम में आ गए। अब आते हैं आप खुशदिल शाह की। सर खुशदिल शाह T20 और लिस्ट ए, वो जब पाकिस्तान ने खेला था, उसने लिस्ट ए में 800 किए हुए, और लंबे छक्के मारता था। फिर आपने उसको T20 क्रिकेट में फिनिशर बनाना चाहा, उसकी बॉलिंग यूज करने की कोशिश की, सो मच सो वो इतना आउट ऑफ फॉर्म हुआ कि इंग्लैंड के अगेंस्ट से वो लास्ट खेला गालिबन 2023 में, 22-23 में, तो कराची में उसको डेरोगेटरी नारे लग गए क्राउड की तरफ से, और खुशदिल शाह बाहर हो गया। खुशदिल शाह भी आपके प्लान में नहीं था और आपके फ्रेमवर्क में नहीं था, और वो भी कहीं से तैरता हुआ हवा में आप पे मुसल्लत कर दिया गया। अब सलमान अली आगा ने कंड्यूसिव कंडीशंस में, साउथ अफ्रीका में तो बॉलिंग अच्छी कर ली,
बट क्या वो इन कंडीशंस में वनडे में बॉलिंग कर पाएंगे या नहीं। फिर मुझे समझ नहीं आती कि जो सबसे मुश्किल वनडे का टाइम होता है वो 15 से 40 ओवर्स होते हैं बैट्समैन के लिए भी और बॉलर्स के लिए भी, जहां पे आपको विकेटें लेनी है। आपके तो फास्ट बॉलर विकेटें नहीं ले पा रहे। मुझे तो तशनगी है और मुझे तो स्कैप्टिसिज्म है कि शायद नसीम शाह भी फुली फिट नहीं है, इसलिए आपने रेस्ट करवाया था। अच्छा, अब लोग ये कहते हैं जी वनडे बड़ा हाई हम आ रहे हैं, हाई मॉडल ग्राउंड पे, कि हमने तो ऑस्ट्रेलिया को हराया सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया एंड देन हमने हराया साउथ अफ्रीका को इन साउथ अफ्रीका। यार मेरे भाई, वहाँ पे एक्स फैक्टर साइम अयूब, और ऑस्ट्रेलिया में कंड्यूसिव कंडीशंस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग बाय हारिस रऊफ, और साउथ अफ्रीका में अगेंस्ट साइम अयूब, और ब्रिलियंट परफॉर्मेंस एक मैच में हो गई शाहीन की, एक मैच में सलमान अली आगा की। तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस में आप ये जीत के आ रहे हैं और वो एक्स फैक्टर अब आपके साथ नहीं है। अभी आपने एक नाम किया था अब्दुल्ला शफीक का। पहले तो इतनी क्रिकेट खेला नहीं हुआ था, तो आपने उसको इंटरनेशनल क्रिकेट खिला दी। उसका राउज टेस्ट मैच करियर शुरू हुआ, पहले 6-8 टेस्ट उसके फिनोमिनल थे, उसने हर जगह पे परफॉर्म किया। और फिर ऐसे होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्योंकि आजकल रियल टाइम डाटा पे क्रिकेट खेली जाती है और मैचअप्स होते हैं, तो उन पे वर्कआउट कर लिया गया, तो उनको टेक्निकल फ्रैलिटीज उनकी नज़र आई। अच्छा, आप उनको कैरी करते रहे। ऑस्ट्रेलिया में ओपनिंग पार्टनरशिप साइम के साथ अब्दुल्ला की हुई वनडेज में, लेकिन वो टेरेबली आउट ऑफ फॉर्म हो गए इन साउथ अफ्रीका। आपने उनको तीनों मैच खिला दिए, उनका कॉन्फिडेंस फारिग किया। अच्छा, टेस्ट मैच वो 100 करके जा रहे मुल्तान में, जहाँ पे वो पाटा विकेट थी जब नुमान वगैरह से पहले, वो जो पहला टेस्ट मैच था, उसके बाद उनसे रन्स नहीं हो रहे थे, आपने कैरी किया। और अब आपने उनको बिल्कुल दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया, और आपके पास ओपनर एक है, बैकअप ओपनर है कोई नहीं। अच्छा, इमामुल हक परफॉर्म बहुत करते हैं, लिस्ट ए रिकॉर्ड ब्रिलियंट है, अभी बहुत रन्स किए हैं डोमेस्टिक में, लेकिन शायद उनकी जो स्ट्राइक रेट है वो कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में पाकिस्तान के काम ना आए। वो फंस जाते हैं अनलेस अंटिल फ़खर जमान अगर अपने तरीके से खेले तो वहाँ पे वो शील्ड हो जाते हैं। लेकिन ये कोई जवाब नहीं है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी में जा रहे हैं, एक रेगुलर स्पिनर है, एक ऐसा बॉलिंग ऑलराउंडर लेके आ रहे हैं जो खेला नहीं हुआ, एक ऐसा बैट्समैन लेके आ रहे हैं जो कि आपके फ्रेमवर्क में नहीं था, वो साउथ शकील है, फिर खुशदिल शाह को लेके आ रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये सेलेक्टर्स की टीम हो सकती है, और अगर ये सेलेक्टर्स की टीम है तो फिर मैं कहूँगा, मजबूरन कहूँगा कि फिर वो अकल से बेबैर है। सर, फिर एक सवाल और भी आ जाता है ना, एक ऐसा शख्स, एक ऐसा खिलाड़ी कि जो शायद खुद टीम में सिलेक्ट ना हो सकता हो, वो सिलेक्टर है। फिर यही बात हमने टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी देखी कि जिसका टीम में होना मुश्किल था वो टीम का कप्तान था। इसमें नाराज़गी भी हो सकती है, डेरोगेटिव भी किसी को फील हो सकता है, मेरा कतन मकसद ये नहीं है। लेकिन सर, लेकिन अफराद की हम बात ज़रूर करेंगे ना जब वो किसी पोजीशन के ऊपर होंगे। तो सर, ये जो खुद सिलेक्शन पे जिनकी एक सवाल था, वो अब सिलेक्टर है। आप शान मसूद की बात कर रहे हैं? मैं असद शफीक की बात कर रहा हूँ सर। नहीं, असद शफीक का देखें, असद शफीक जो है वो टेस्ट क्रिकेटर तो आउटस्टैंडिंग थे और ब्रिलियंट टेस्ट क्रिकेटर, सॉलिड बैट्समैन अगेंस्ट स्पिनर्स, मेरिट कट रेड बॉल प्लेयर, और शायद वो वाइट बॉल भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनको इतने मौके नहीं दिए गए थे। अब अगर आप पर्सनालिटी पे आते हैं तो असद शफीक की अगर आप बात करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कि उनमें उनकी पर्सनालिटी नहीं है कि वो एडवर्सिटी में खड़े हो सकें, अपनी बात कन्वे कर सकें और स्टैंड ले सकें। यही अजहर अली के मुतालिक मैं कहूँगा, ठीक है। और मॉडर्न क्रिकेट शायद ये लोग समझते हों, लेकिन इनके पास मॉडर्न क्रिकेटर्स है ही नहीं। और दूसरा, मैं आपको भाई कह रहा हूँ, ये सिलेक्टर्स की चॉइस नहीं हो सकती। ये टीम है, ये हुई यही है कि 6-8 आपके खुद आ गए जिन्होंने आना था, जो खेलना था, जिन्होंने जो ऑटोमेटिक सिलेक्शंस थे, और 3-4 आपको बाहर से पकड़ा दिए गए। तो अब ये बहुत बड़ा प्रेडिकमेंट होगा मोहम्मद रिजवान के लिए कि वो इनमें से बेहतरीन 11 निकालें, इन पर्चियों को साइड पे रख के, और फिर कॉम्बिनेशन इवॉल्व करने की कोशिश करें, वरना आपको न्यूजीलैंड नहीं जीने देगा। और इंडिया के साथ आपको पता है आपके साथ आईसीसी टूर्नामेंट्स में क्या होता है। ओए बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, एक आखिरी चीज़ के ऊपर और ज़रा कमेंट कर दीजिएगा। अब आप हाथ आ ही गए हैं तो आपसे पूछ ही लेते हैं। मुझे मौका नहीं मिला असल में बीच में कोई किसी क्रिकेट के मौजू पे बात करने का। ये शौक़ है हमारा, तो इसलिए हम इसके ऊपर जो है वो बात करने में खुशी भी महसूस करते हैं। सर, वेस्ट इंडीज़ से हम अपने ही जाल में फंसे, जो स्पिन का एक जाल था।
तो क्या हम बुरी तरीके से एक्सपोज हो गए? क्या ये हिकमत अमली दुरुस्त होती है? मैंने उस वक्त एक ट्वीट भी किया, मुझे कुछ दोस्तों ने कहा यार तुम ऐसे ही वो करो, एक बेमांटी की फीलिंग नहीं होती जिस तरह मोहल्ले गली मोहल्ले में खेलते हुए विकेट उठा के यहाँ से यहाँ रख देते हैं और फिर कोई आउट हो जाता है। इस तरह से स्पिन विकेटें बना के, मतलब हम हिंदुस्तान पे तनकीद करते रहे सारी ज़िंदगी कि वो बुलाते हैं अपने पास, ऑस्ट्रेलिया को बुलाते हैं, साथ साथ मैच जीत जाते थे एक ज़माने में पिच बना के, और अपनी मर्जी से जो है वो अश्विन को खिला के, फलाना को खिला के, फलाना को खिला के। तो सर ये बहुत अच्छा हम कर रहे थे स्पिन विकेटें बना के, और बिल्कुल ही मुर्दार किस्म की विकेटें बना के जो 2 दिन में 3 दिन में मैच का फैसला कर दें। यार बहुत ही आला सवाल किया आपने। इसमें सबसे पहले क्विकली, जब से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू हुई है वहाँ पे परसेंटाइल के लिए और जीत के लिए सारे होम एडवांटेज को यूज करते हैं, चलो मान लिया। इंडिया भी, उन्होंने भी मट्टी मिट्टी वाले डस्ट वाली लेडन ट्रैक्स बनाए, जीतते हैं वो। न्यूजीलैंड से तो उनके भी गले पड़ गया था, 3-0 हार गए। ऑस्ट्रेलिया तेज विकेटें बनाता है, साउथ अफ्रीका, ये तो एक काउंटर आर्गुमेंट है। लेकिन उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि टेलर्ड मेड पिचेस पे अपने घर में बैकयार्ड में भी खेल सकते हैं, और जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रोग्रेस करते हैं, वो ऑफशोर भी खेलते हैं। आपके साथ ये है कि आपके प्लेयर्स को स्पिन खेलना ही नहीं आता, बैट्समैन को, मां सवाए एक साउथ शकील है जो ब्रिलियंट है, और एक आपके पास जो है वो है अपना मोहम्मद रिजवान। अच्छा, आपकी असेसमेंट उस वक्त होनी चाहिए थी जब आप ये काम करने जा रहे थे। अब इंग्लैंड के अगेंस्ट जब आप डेस्परेट हुए थे, 2021 फरवरी से आप जीते नहीं थे साउथ अफ्रीका की सीरीज के बाद होम पे, तो आपने इंग्लैंड के अगेंस्ट पखे शके लगा के वो डस्ट लेडन ट्रैक बना के नुमान अली और उनको साजिद को खान को खिला के जीत गया। तब तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी थी, आप बांग्लादेश से हारे हुए थे होम सीरीज, जो कि वैसे ही एक, मैं कहता हूँ, अलमनाक आपकी दास्तान थी, और उसके बाद आपने वो बना के आप 2 टेस्ट तो जीत गए। ये जो वेस्ट इंडीज की सीरीज थी, वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स को, बैटर्स को स्पिन खेलना नहीं आता, उनके स्पिनर्स चाहे वो गदगेश मोती थे या जुमेल वॉरिकन थे, सिंक्लेयर थे उनके, वो एवरेज बॉलर्स हैं, वो तो खुद टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो चुके थे और कोई जवाब नहीं बनता था कि आप फिर गारे वाली पिच बना के, और आपको पता होना चाहिए था कि आपके बैट्समैन किस कमाश के हैं और कहाँ खेल पाते हैं। अच्छा, फिर आपके डोमेस्टिक क्रिकेट एक्सपोज हो गई, नंगी हो गई, मैं बोलूंगा, चाहे एक्सप्लिसिट है, कि आपने मोहम्मद हुरैरा जिन्होंने एक ट्रिपल सेंचुरी की हुई, जिन्होंने एक डबल सेंचुरी की हुई, जो रन्स करके आ रहे थे, कमरान गुलाम जिन्होंने डेब्यू पे पाटा विकेट पे 100 कर दिया था, और कमरान गुलाम जो हैं वो 50 की एवरेज से डोमेस्टिक क्रिकेट से आ रहे थे। दोनों को ये समझ नहीं आ रही थी आगे खेलना है या पीछे खेलना है, उनके पास टेक्निक ही नहीं है, मेथड ही नहीं है नेशनल क्रिकेट खेलने की। जहाँ जुमेल वॉरिकन ने हवा में अपनी पेस को वेरी किया और 67 से 68 से 70 78 तक लेके गए, ये डिसीव होते चले गए, और अनफॉर्चुनेटली आपकी रेड बॉल क्रिकेट की जो औकात है वो वेस्ट इंडीज आपको दिखा के चला गया। वेस्ट इंडीज़ की कच्ची टीम एक आपको दिखा के चली गई। शुक्र करें कोई ऐसी टीम नहीं थी कि जो आपको इनिंग की शिकस्त दी थी। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। क्रिकेट के ऊपर बात हुई, नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे चलेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सैयद फरासत शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर अर्दियात और तवानाई हैं। शाह साहब, बड़ी खबर गर्म है कि अटक में कोई 700 अरब का सोना निकल आया। अगर सोना निकल आया तो फिर क्या पाकिस्तान के हालात तब्दील होने वाले हैं? सोना ये पहले क्यों नहीं निकला था, पहले किधर था? फिर वहाँ मकामी लोग सुना सोना निकाल रहे हैं, क्या सोना है क्या सर ये? अच्छा, बाद में आपको थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड इसका बताता हूँ। पहले तो ये समझ लें कि ये सोना जो है वो 2 तरह के डिपॉजिट्स के अंदर मौजूद होता है। एक वो जो कि जिसको कहते हैं हम आतिशी चट्टानें, उर्दू में इग्नियस रॉक्स, उसके अंदर दीगर मिनरल्स के साथ ये एक शक्ल में मौजूद होता है। और दूसरा ये तरीका होता है कि इन्हीं चट्टानों से जो इसके पार्टिकल्स हैं ये टूट टूट कर दरियाओं में बहते हैं, समंदर में बहते हैं और कहीं जाके इकट्ठा हो जाते हैं। तो वो जगह जो है उसको कहते हैं प्लेसर डिपॉजिट्स। तो ये अटक के बारे में यही है कि ये प्लेसर डिपॉजिट्स यहाँ पे हो सकते हैं। और बाकी जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि यहाँ पे लोग प्रिमिटिव तरीके से, तो पाकिस्तान में कई जगहों पे इस तरह सोने को लोग छान के अपने तौर पे या छोटे छोटे ग्रुप्स वो करते हैं। ये काम ये बहुत अरसे से चला रहा है और गिलगित में और यहाँ पे हर जगह होता है, क्योंकि ये हमारा जो अपस्ट्रीम जो जगह है वहां से ये
टूट के इसके पार्टिकल्स आते रहते हैं पानी के साथ, तो सेडिमेंट्स में तो सर इसकी वैल्यूएशन तो फिर कोई नहीं लग सकती ना कि कितना होगा, कहाँ से निकल आएगा, ये तो फिर किस्मत के ऊपर ही है। तो सराफा बाजार चले जाएं तो जो नालियां हैं उसके अंदर से भी लोग सोना निकाल रहे होते हैं छानते हुए, वो भी उसके ऊपर भी झगड़े हो रहे होते हैं, वो भी बिक्री होती हैं, तो ये उसी तरीके से है ना सर? नहीं, ऐसा नहीं है। ये प्लस डिपॉजिट एक अच्छी फॉर्म होती है डिपॉजिट्स की, और दुनिया में इससे निकाला जाता है सोना। लेकिन ये कि अटक के बारे में बहुत जल्दी बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, ये मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। पहली बात तो ये कि इसमें जो सर्वे हुआ है, जरूर हमारे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने सर्वे किया, पंजाब हुकूमत ने और KPK ने भी कुछ एरिया पे करवाया था। उसके बाद ये सर्वे, इसमें 2-3 किस्म की चीजें होती हैं सर्वे के जो स्टेप्स होते हैं ना, उसमें एक स्टेप ये होता है कि आप उस जगह के ऊपर मैग्नेटिक सर्वे करते हैं, यानी मैग्नेटिक मिनरल्स जो होते हैं उसको रिस्पॉन्ड करते हैं कि कहाँ पे ज्यादा है उनकी कंसंट्रेशन, तो उसी के अंदर फिर ये सोना भी मौजूद होता है, दीगर मिनरल्स भी होते हैं उसके साथ बैठ के, जो आयरन एंड ऑल दोस थिंग्स को और से जो टूट के आ रहे होते हैं वो सब। तो मैग्नेटिक से आपको एक अंदाजा हो जाता है कि फला जगह पे निस्बतन ज्यादा होगा, फला जगह पे कम होगा। तो जहाँ पे ज्यादा होता है उसको कंसंट्रेट करके फिर वहां से कुछ सैंपल लिए जाते हैं, उसका लेबोरेटरी एनालिसिस होता है, शायद वो भी कुछ ना कुछ इन्होंने किया है अटक के मामले में। लेकिन तीसरा जो स्टेप जो बहुत अहम होता है, जो उसको, ये तो सारे एस्टिमेशन होता है ना, लेकिन असल जो होता है उसके बाद आप जाते हैं और वहां पे ड्रिलिंग करने के बाद जितनी 100 फीट तक तो जितने भी होता है वो करने के बाद आप वहां से उसको निकालते हैं उस मटेरियल को, और फिर उसकी एनालिसिस करके आप उसकी बेसिस पे बताते हैं कि यहाँ पे सोना इस PPM का पार्ट्स पर मिलियन में इसको काउंट किया जाता है, वो कितना पार्ट्स पर मिलियन वहां पे है। तो ये जब तक एक्सटेंसिव बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड इसकी ड्रिलिंग नहीं होती, आप बता नहीं सकते कि ये एक्चुअली है कितना। और ये इस तरह नंबर्स 500-600 मिलियन कर देना, ये बहुत ही प्रिमिटिव, बहुत ही अर्ली स्टेज के ऊपर उन्होंने ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हम लोग पाकिस्तान सर अगर इसको थोड़ा सा तारीखी एतबार से देखें तो आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के दौर में इमरान खान साहब ने कहा था कि कौम दुआएं करे, कोई केकड़ा वन से तेल मिल गया था पाकिस्तान को, जब बाद में पता लगा कि कुछ भी नहीं मिला। तो ये उसी तरह की जल्दी आपको फील होती है सर? ये मैं इमरान खान साहब के जमाने में मैं खुद इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व था, क्योंकि हम एक पार्टनर थे, मैं पाकिस्तान पेट्रोलियम में काम करता था, तो हम गए भी थे वहां पे जहाज पे जहाँ पे ड्रिलिंग हो रही। तो ये जो उन्होंने जो बात की थी ना, वो भी प्रीमेच्योर थी, उनको भी जाहिर है किसी मिनिस्ट्री से किसी ने या किसी जरिए से उनको बता दिया गया और उनको इतनी बड़ी बात बहरहाल नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन ये कि उसमें कुछ ना कुछ सदाकत जरूर थी, इस लिहाज से कि वो जो एक हमारे पास डिपॉजिट था, एक बहुत बड़ा एरिया था जिसको हम देख रहे थे कि अगर ये ड्रिलिंग वहां पे कामयाब हो जाती है तो उसके नतीजे में यकीनन बहुत बड़ा डिपॉजिट मिलना था, लेकिन वो भी प्रीमेच्योर था। ये तो बहुत ही प्रीमेच्योर है बिल्कुल, अभी तो ड्रिलिंग पहुंचे भी नहीं है। तो ये हमारी सिर्फ वही नहीं, इमरान खान साहब से पहले मियां साहब एक दफा लोहे के वो ले आए थे कि न्यूट के बाद इतना लोहा निकल आया, उससे पहले एक इवन भुट्टो साहब के जमाने में वो तेल की बॉटल में ले आए थे, डोडक से तेल निकला था कि पाकिस्तान की किस्मत बदल गई। तो हमारी किस्मत बहुत बार बदल जाती है लेकिन उस पर कोई नजर नहीं आती। सर ये बहुत बड़ी बड़ी बात है सर। इसका एक वजह ये भी तो हो सकती है ना कि हुक्मरान तबका जाहिर है कि वो इतना टेक्निकली इतना साउंड नहीं होता इन चीज़ों के ऊपर। जाहिर है कि कोई बंदा इलेक्शन लड़ के आया है, उसका काम नहीं है कि वो जियोलॉजिकल सर्वेस को समझे। तो ये आप नहीं समझते कि ब्यूरोक्रेसी भी इस तरीके से ट्रक की बत्ती के पीछे लगाती है सियासतदानों को? अच्छा, इसमें बिल्कुल दोनों बातें सही हैं आपकी। सियासतदान जाहिर है कि टेक्निकल नहीं होते, ब्यूरोक्रेट्स भी टेक्निकल नहीं होते। टेक्निकल लोग उनको मुहैया मयसर जरूर होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। ये सब गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, GSP हो गया, पाकिस्तान पेट्रोलियम, ये सब गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है और इनसे इनको इंफॉर्मेशन मिलती है। और उनको उसको मिलने के बावजूद भी अगर इस किस्म की बातें आगे सियासतदानों तक, प्राइम मिनिस्टर तक या पहुंच जाए और उसका ऐलान हो जाए तो दोनों की गलती है। मेरे ख्याल से ब्यूरोक्रेट्स को भी इसमें एहतियात करनी चाहिए, फिर आगे सियासतदानों को भी, और टेक्नोक्रेट्स को थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। उनको ये उनका डोमेन है और उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, उनसे मशवरा करना चाहिए कि क्या ऐलान हो, क्या बजाय इसके कि आप उनको प्रेस करेंगे नहीं जी बस आप ब्यूरोक्रेट्स जो है कहेंगे जी यही रिजल्ट हमने देने हैं, इसकी वजह से फॉर्म दायरे के उनके और कोई मकासद होते होंगे सियासतदानों के, तो उस पर भी इस्तेमाल होता है ये इस किस्म की न्यूज देना। अभी कुछ दिन पहले एक और न्यूज आ गई थी कि पाकिस्तान के पास चौथे बड़े गैस के जखायर समंदर में मिल गए, वो तो किसी उसकी सोर्स का भी नहीं पता चला था।
ये बस इस किस्म की बातें आप सुनते रहें, और आपने बहुत अच्छा किया कि किसी टेक्नोक्रेट को बुला के अपने प्रोग्राम में पूछ लिया करें कि इसकी दरअसल हकीकत क्या है। अच्छा सर, अब आपसे जब बातचीत हो ही रही है तो मेरे जहन में वैसे ही एक सवाल आ गया। ये मौजू नहीं था हमारे आज प्रोग्राम का, लेकिन जो पेट्रोलियम की बात है, केकड़ा वन से ख्याल आया, और जब हमने उसको तशबीह दी ये जो सोने के ज़खायर को तेल के ज़खायर से, और फिर आपने गैस के ज़खायर का तस्करा भी किया। सर, डोनाल्ड ट्रंप साहब टैरिफ लगा रहे हैं दुनिया भर में जो वो तेल और गैस मंगवाते हैं, और वो साथ नारा भी लगा रहे हैं ड्रिल बेबी ड्रिल। फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कार्स का जो पूरा एक पैकेज शुरू हुआ था अमेरिका में, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा है कि बस बहुत हो गई, अपनी मर्जी की गाड़ी सब खरीदेंगे। तो जो इनके इक़दामात हैं डोनाल्ड ट्रंप के, फिर वो ड्रिल करेंगे अपने मुल्क में, तेल निकालेंगे जो सुना है कि बड़े तवील अरसे से अमेरिका ने महफूज रखे हुए हैं। तो फिर इसके नतीजे में क्या हम ये समझ सकते हैं कि जब अमेरिका में तेल की खपत कम होगी जो दीगर मकामात से निकलता है, तो फिर वो तेल पाकिस्तान समेत दुनिया भर को थोड़े से मुनासिब रेट में मिलेगा, सस्ते रेट में मिलेगा? फ़र्क पड़ेगा सर इससे हमें? अच्छा, जाहिर है कि अमेरिका एक बड़ा प्रोड्यूसर है भी, और आगे और भी अगर ये ड्रिलिंग और करते हैं तो मार्केट टैरिफ के नतीजे में वो खरीदार थोड़ा सा कम नहीं हो जाएगा सर? टैरिफ से मैं आपकी बात नहीं समझा। एक तो वो ये कह रहे हैं कि रशियन ऑयल ना खरीदें, रशियन गैस ना खरीदें। इसके अलावा भी जो तेल के जो इम्पोर्ट कर रहे हैं तेल, उसके ऊपर भी टैक्स लगा रहे हैं। अच्छा, अब ये कि तेल के इंपोर्ट करने का जो जाहिर है कि जो अमेरिका में इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर ही वो लगा सकते हैं, दुनिया भर को तो कुछ नहीं इस तरह वो कर सकते हैं। तो वो अपनी इंडस्ट्री को इनकरेज करने के लिए अगर कुछ कर रहे हो तो, लेकिन ये कि उनकी इंडस्ट्री ऑलरेडी स्ट्रांग है, प्रोड्यूसर भी हैं। अगर वहां पे जो पाबंदी थी वो इस टैरिफ की वजह से उसका कोई नहीं इसका इतना वो था, बल्कि उसका ज्यादा जो वजह थी वो ये थी कि वो जो एनवायरमेंटलिस्ट थे ना, environmentalists were against the drilling in for example अलास्का के अंदर जो ड्रिलिंग ये करना चाह रहे हैं उसके लिए वो उसके अगेंस्ट थे कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली नहीं होगी। इसी तरह फ्रैकिंग का एक जॉब होता है जिसमें आप चट्टानों को तोड़कर उसमें से निकालते हैं और उसके बहुत सारे एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो इस वजह से वहां पे ये काम थोड़ा सा रुका हुआ था, और डेमोक्रेट्स उसके अंदर यानी इस तरह का रोल लेते हैं कि वो नहीं इस तरह की चीजों को होने देते हैं। तो अब आके इन्होंने जो है उसको खोलने की बात की है, तो उससे यकीनन एक बड़ा प्रोड्यूसर बन जाएगा अमेरिका, और वर्ल्ड मार्केट में इसका इम्पैक्ट तो आएगा। ठीक हो गया सर, मैं एक ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद ज़रा आप ही से बात करनी है। IPPs के हवाले से आपकी बड़ी वर्किंग थी सर, तो क्या हुकूमत अब कर सकती है, कहाँ पहुँची है, क्या कुछ हो चुका है? ज़रा ब्रेक के बाद जायज़ा लेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। बिजली की कीमतों के हवाले से जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है कि बहुत ज़्यादा कीमतें, और हर फर्द को पता भी है कि सर्दियों के अंदर भी जो बिल 2-1 हज़ार आया करते थे वो 10-10, 15-15 हज़ार के करीब आए। जमात इस्लामी माजी में ये कह चुकी है कि ये सब कुछ इसलिए है कि IPPs के साथ मुआहदे गैर मुनसिफाना है, उनके ऊपर रिव्यू होना चाहिए। फरासत शाह साहब भी हमारे प्रोग्राम में इससे पहले IPPs के मामले के ऊपर ही गुफ्तगू कर चुके हैं। दोबारा शाह साहब की तरफ आते हैं। शाह साहब, सोना तो जब निकलेगा तो फिर जब 9 मन तेल होगा राधा नाचेगी, या जब बैल कटेगा तो गोश्त बटेगा, इस तरह के सारे मुआहदे उसके ऊपर आते हैं। लेकिन सर, IPPs के साथ मुआहदों की नज़रसानी का जो मरहला था, क्या बस अब वो मुकम्मल हो चुका है कि अब हम ये समझें कि जो बिजली की कीमत है बस इसके आसपास ही रहेगी, इसके बढ़ने का अमल तेल से मुंसलिक ज़रूर होगा, लेकिन अब IPPs के ज़रिए इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा? नहीं, अगर ऐसा होगा तो बहुत ही अलमनाक ये बात होगी, क्योंकि आप देख चुके हैं पिछले समर के अंदर जो हमारी हालत थी जब जमात इस्लामी ने यहाँ पे धरना दिया था अगस्त के अंदर, उस वक्त लोग खुदकुशियां कर रहे थे इन बिजली के बिलों की वजह से। और अभी आपने फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया कि सर्दियों में भी जाहिर है कि जो सर्दी वाले इलाके हैं जहाँ पे लोग गैस नहीं तो कभी बिजली से भी इस्तेमाल करते हैं, हीटर्स या हीटिंग सिस्टम या बॉयलर्स या कुछ चीजें, तो उनको भी इसका इम्पैक्ट आया। लेकिन क्या ये इंतजार कर रहे हैं समर का कि फिर वही कैफियत हो, फिर लोग अपनी खुदकुशियां करें? और हमने जो अपने इस एहतजाज को खत्म किया था उस वक्त, उसके में जो मुआहदा हुआ था उसकी ये शिक ये जरूर इसके अंदर अहम तरीन शिक थी कि ये IPPs के साथ जो मुआहदे की रीनिगोशिएशन होगी, और वो बता रहे हैं, रोजाना बताते हैं कि 5 हो गए, 10 हो गए, 18 हो गए, और उससे इतना इम्पैक्ट आया, इतने पैसे बच गए। तो हमारा मुतालबे के अंदर ये बात शामिल थी कि ये जो बचत होगी इससे ये फौरन बिजली के बिलों में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि
जितने पैसे बच गए तो वो जा कहाँ रहे हैं, उसका कोई इम्पैक्ट। सर मैं एक आपकी तस्वीर भी चाह रहा हूँ। आपने कहा कि जो सर्दियों वाले जो इलाके हैं जहाँ पर ठंड ज़्यादा है वहाँ पर जो है वो शायद लोगों ने बिजली इस्तेमाल ज़्यादा की है। मैं सर आपको अपने घर के बिजली के बिल की यूनिट और उसके बाद कीमत में बता देता हूँ आपको। 136 यूनिट 136 यूनिट 10-12 दिन शायद घर पे था भी कोई नहीं, 136 यूनिट का बिल है 8,503। तो सर ये मैं कराची का आपको बता रहा हूँ जहाँ सर्दी नहीं होती है। यहाँ तो सर हम इस वक्त एसी चल रहा है सर स्टूडियो के अंदर। मैं जिस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ स्टूडियो में एसी चल रहा है, हालांकि थोड़ी सी खुनकी बड़ी है और ये कोट अंदर से जो है वो गर्मी जो है वो इससे लगना शुरू हो जाती है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अभी एसी नहीं चले, पंखे नहीं चले, तो 136 यूनिट का बिल 8,503 है। तो ये फिर आप अंदाज़ा कर लीजिए कि 500-600 पे जब जाएगा तो फिर किस हिसाब से होगा। तो सर इसका मतलब तो ये है कि बिजली की कीमत इस वक्त कोई बहुत ही तूफ़ानी उसके ऊपर है और उसका इम्पैक्ट आवाम पे शायद मुंतकिल होना भी नहीं है। जी देखें, हम इसी उम्मीद के ऊपर तो हमने ये वायदा किया था और अभी हमें आपको पता है कि पिछले 2 दिन पहले फिर एहतजाज किया था इसके ऊपर कि ये इसका इम्पैक्ट हमें नजर नहीं आ रहा। ना सिर्फ ये कि अब दूसरे भी जो बातें थी, मिसाल के तौर पे जो टैक्स के मामला थे, जो तनख्वाहदार तबके को ये इन्होंने बिल्कुल ही दबा के रखा हुआ है और साथ में अब जो असेंबली के मेंबर आ रहे हैं वो 114% तक अपनी जो तनख्वाह में इजाफा मंजूर करा लेते हैं। ये क्या हो रहा है? अब एक तरफ आवाम को तो कोई रिलीफ दे नहीं पा रहे हैं और साथ ही दूसरी तरफ ठीक है कोई जेस्चर ही दे दें कि जी हम अपने कोई चीज कम कर लेते हैं या कम से कम बढ़ाते नहीं, तो वो भी नहीं हो रहा। तो ये अजीब सी सूरत हाल है, लेकिन इसको जल्द से जल्द ठीक होना है, वरना ये कि ये हालात जो है बिल्कुल हाथ से निकल जाएंगे। देखें, अवाम एक तो अवामी सतह के ऊपर भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, फिर मुल्क की पूरी इक्तिसादियात जिसमें एक्सपोर्ट्स का और हमारी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। हम कम्पीट ही नहीं कर पा रहे दुनिया में। सर मैं वही आपसे अर्ज कर रहा था ना कि सर्दियों के अंदर जब सिर्फ 136 यूनिट इस्तेमाल हुए हैं तो 63 रुपए का 1 यूनिट पड़ा है। तो आप कोई तरीक़ेकार ऐसा आपके पास लगता है कि गर्मियों में जब हम ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करें तो हमारा बिल 63 रुपये फी यूनिट ना आए, जो 40 रुपये के करीब पड़ जाए? देखिए, इसके अंदर बहुत सारे उनको आइडेंटिफाई करके हमने बताए थे निगोशिएशन के दौरान ऐसे टैक्सेस हैं कोई उसमें कोई जगह नहीं बनती, जो कि हमारे बिलों के ऊपर ये लगा के इसकी पर यूनिट कॉस्ट को इतना बढ़ा देते हैं। और उन टैक्सों के अलावा फिर जो IPPs का मसला आपने जहाँ से बात शुरू की थी कि अगर तो कोई बचत हो रही है और क्लेम कर रहे कि हो रही है तो वो कहाँ जा रही है, हमसे कुछ बताया तो जाए कि IPPs के मामला किस तरफ ले जाया जा रहा है और क्यों इसका इम्पैक्ट हमें अवाम के लिए नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया फरासत शाह साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारी कोशिश यही थी कि IPPs पे भी बात हो जाए, उन सोने के ज़खायर पे भी बात हो जाए और क्रिकेट के ऊपर भी बात हो जाए। तो आखिरी प्रोग्राम था हफ्ते का हमारा, इतवार का दिन है आज, तो इतवार गुजारिए, 2-4 घंटे ही रह गए क्योंकि कल से फिर आपको काम पे जाना है। तो हमें इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।